अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 देखते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अंडर रूट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे और इसमें हम जो है एक और फंक्शन वन को सपोज करेंगे, और वन जब भी आप लेंगे ये एज ए सेकंड फंक्शन ही आएगा, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन वन को ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, चूँकि आगे चल के डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमें, u का डेरिवेटिव आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा सेकंड फंक्शन लेना है। तो हमने u इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अंडर रूट, और v ले लिया वन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास आएगा u इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ वन इज़ x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ v पहले लेते हैं, दैट इज x, और डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u होगा, पावर रूल लगाएंगे, 1/2 एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 1/2, देन d/dx ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र विच इज़ 2x। तो 1/2 एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 1/2 2x dx। तो ये मैंने सेकेंड ईयर पहले भी आप लोगों को कहा है कि चूंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में v की इंटीग्रेशन आती है दो जगह पे, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे, और u का डेरिवेटिव आता है यहाँ पे। तो जब आप u और v यूँ साइड पे लकीर लगा के डिसाइड करें कि u इज़ दिस एंड v इज़ दिस, तो वहीं पे डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v निकाल लिया करें, बहुत आसान हो जाता है काम। फिर यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u dx। तो अगले स्टेप में आप जहाँ इंटीग्रल ऑफ v है वहाँ वो वैल्यू पुट कर दें जो यहाँ कैलकुलेट की हुई हो, और जहाँ आपने डेरिवेटिव ऑफ u पुट करना है वो पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, और ये एक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी पावर चूंकि नेगेटिव है इसको हम नीचे ले गए, ये दोनों एज इट इज़ अब आगे चलेंगे, क्योंकि इसने अब इंटीग्रेट नहीं होना, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका है। इसको अब हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ए स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, ताकि इसी तरह का फैक्टर हमारे पास यहाँ दोबारा आ जाए, माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट यूँ करना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक टर्म समझ लें और ए स्क्वेयर दूसरी टर्म समझ लें। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट, ये दो टर्म सेपरेट हो गई। अब ये इसकी पावर वन है, इसको हम चाहें तो दो दफ़ा स्क्वेयर रूट में लिख सकते हैं, जिनमें से एक स्क्वेयर रूट नीचे वाली के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ पे आएगा हमारे पास। ठीक है, ये इंटीग्रल भी हम सेपरेट कर लेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस ये वाला इंटीग्रल भी हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हम इस इंटीग्रल को हम आई का नाम देते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था। इसका मकसद ये होता है कि अगर दोबारा हमारे पास राइट हैंड साइड में इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए तो उसको आई का नाम दे के हम लेफ़्ट पे ले आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला इंटीग्रल दोबारा वही आ चुका है जो स्टार्ट में था, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आई माइनस ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जब लेफ़्ट पे इस आई को हमने शिफ्ट किया, ये बन गया 2i इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट माइनस ए स्क्वेयर। इसको हम साइन इनवर्स एक्स ओवर ए भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स ओवर ए। अदरवाइज हम इसको लॉग में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ln x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी। और मॉड यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो लॉग मॉड इसलिए लगाया जाता है कि ln हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है, नेगेटिव नहीं ली जाती। ठीक है, तो अब ये 2i की वैल्यू आएगी। i की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब बोथ साइड्स को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 ln x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस 1/2 c।
अब ये 1/2 c अगेन एक कांस्टेंट है, अगर हम इसको c1 शो कर दें, पिछले को 1/2 c1, तो इसको c लिख देंगे। अगर नहीं भी लिखेंगे तो एज इट इज़ भी ये सही है। सेकेंड ईयर ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। dx/x² - a² √इंटीग्रल इज इक्वल टू ln x + x² - a² √mod +c। ठीक है, ये देख लें इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल मिस है। इंटीग्रल dx/x² - a² इक्वल टू ln x + x² - a² √+c। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बाय सब्स्टिट्यूशन करवाया था। तो ये अब आपको जो अभी अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि dx/x² - a² इंटीग्रल में ln x + x² - a² mod +c कैसे आ गया। ये दो फार्मूलाज हैं, इनको भी याद कर लें। इंटीग्रल dx/x² - a² इक्वल टू ln x + x² - a² mod +c, और दूसरा है dx/x² + a² इक्वल टू ln x + x² + a² mod +c। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने दो फार्मूलाज याद कर लेने हैं। ये एक तो हमने अभी अभी यूज़ किया है यहाँ पे, और इसका प्रूफ मैंने आपको अभी बता दिया है कि पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किया हुआ है हमने। और इसी तरह आप जो है इन दोनों फार्मूलाज को याद करके मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। जी सेकेंड ईयर यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, d/dx e(ax)f(x) अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा e(ax)f' प्लस f(x) e(ax) एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आता है, देन d/dx ऑफ एक्सपोनेंट अगेन हम लेते हैं विच इज़ a। तो यहाँ पे हम e(ax) कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आता है f'(x) प्लस a(f(x), जिसको सीधा करके लिखें तो वो आता है a(f(x) प्लस f'(x)। ठीक है, अब बोथ साइड पे अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो इधर से डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हमारे पास आता है e(ax)f(x), और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल आ जाता है e(ax) a(f(x) प्लस f'(x) dx। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ये पूरी राइट साइड को अगर हम लेफ़्ट पे और लेफ़्ट को राइट पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आया इंटीग्रल e(ax) a(f(x) प्लस f'(x) dx विल ऑलवेज बी इक्वल टू e(ax) f(x) प्लस c। कि जब भी हमें कोई इस तरह का इंटीग्रल के अंदर फंक्शन मिले कि बाहर e(ax) हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो यहाँ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो f(x) के साथ, प्लस इस f(x) का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो, तो हम बाय फार्मूला लिख के और ये फार्मूला वहाँ पे इसका हवाला दे के उसकी इंटीग्रेशन इक्वल टू e(ax) f(x) प्लस c लिख सकते हैं। e(ax) और ये f(x), ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी और ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूला याद कर लें, e(ax) a(f(x) प्लस f'(x) dx इंटीग्रल इज इक्वल टू e(ax) f(x) प्लस c। जी देखें ये वाला क्वेश्चन, ये हमें दिया किस शक्ल में गया है सॉरी, ये दिया गया है इंटीग्रल e(x), क्वेश्चन में दिया गया है 1/x प्लस ln x, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया। हमने 1/x प्लस ln x को क्या लिखा, ln x प्लस 1/x dx क्यों लिखा। अब आप देखें e(ax) e⁻1x है, ठीक। ये अगर हम यहाँ पे a मौजूद है 1 डॉट, इसको f(x) कह लें,
ई ए एक्स ए एफ एक्स 1 है यहाँ पे, एफ एक्स जो है वो क्या है एल एन एक्स। तो एफ डैश एक्स जब हम लेंगे वो 1/x ये है, ये एफ एक्स है प्लस ये एफ डैश एक्स है, और एफ एक्स के साथ ए भी है जो यहाँ पे 1 है। ई ए एक्स ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ए इज़ 1, एफ एक्स इज़ एल एन एक्स, एफ डैश एक्स इज़ 1/x। ये एग्जैक्टली उस फार्मूला के मुताबिक है हमारे पास, ठीक है। ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ए यहाँ पे 1 है, तो इसका आंसर क्या आना है ए एफ एक्स, वेयर ए इज ई ए एक्स एफ एक्स, ऐसा फार्मूला हो ई ए एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ई ए एक्स एफ एक्स। यहाँ ई ए एक्स जो है वो ई एक्स है, एफ एक्स क्या है एल एन एक्स है प्लस सी, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले का हवाला देते हुए हम इसकी इंटीग्रेशन जो है दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स प्लस सी, साथ हम हवाला देंगे इस फार्मूले का और बाकायदा वाजे करेंगे कि यहाँ पे एफ एक्स ये है और एफ डैश एक्स ये है, और जो एक्सपोनेंट की पावर के साथ कांस्टेंट है ए यहाँ पे वही यहाँ पे है। समझ आ गई। अब दूसरा पार्ट देख लें, ई एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इन्होंने इस तरह दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि अगर हम एज इट इज़ इसको ले लें, इसको एफ एक्स ले लें तो ये एफ डैश एक्स नहीं है, क्योंकि एफ एक्स अगर कॉज एक्स है तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए हमने इसकी तरतीब बदली। इस क्वेश्चन में भी हमने इसी वजह से ऐसे किया। अगर हम 1x प्लस एल एन एक्स ही लिखा रखते तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स की कंडीशन पूरी नहीं होती थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स को पहले लिखा, कॉज एक्स को बाद पे। अगर इसको एफ एक्स कहते हैं तो ये वाकई एफ डैश एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्लस कॉज एक्स। तो अब इसको हम देखते हैं, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ई ए एक्स यानी ई 1x है और यहाँ 1 मौजूद है, तो ये सारा अगर हम देखें तो ये ई एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। हमने उस फार्मूले के मुताबिक इसको किया, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए ई एक्स एफ एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ई एक्स लिख दें, एफ एक्स हमने डिसाइड किया है साइन एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इनको आप लोग अगर समझ के करोगे तो इनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन भी देख लें, चलें, हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, वो भी क्लियर हो जाए। ई ए एक्स ए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 √। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम एफ एक्स कहते हैं, एफ एक्स किसको, सीकेंट इनवर्स एक्स को अगर हम एफ एक्स कहते हैं, ये ए तो फार्मूले का है, यहाँ पे चूंकि ए है ई ए एक्स, तो यहाँ ए आना था एफ एक्स के साथ। ए एफ एक्स क्या है सीकेंट इनवर्स एक्स, और एफ डैश एक्स क्या होगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 √। ये डेरिवेटिव में हम कर चुके हैं। ये ए है, ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई ए एक्स, ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए ई ए एक्स एफ एक्स आना चाहिए। तो ई ए एक्स एफ एक्स क्या है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हैं, चंद पार्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसको कर लें तो हमारी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।